हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऑर्गो। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन ही तो है, एक लड़का मरा है, उतना इम्पोर्टेंट कोई बात है नहीं। तो देखते हैं भाई। हाँ, मरते रहते हैं, क्या हो गया। ऐसा ही तो है, लॉ फॉर वुमेन एंड लाउडा फॉर मेन। ऐसा ही है। चलो चिल है, सब कुछ चिल है। हम तो एकदम पूरा का पूरा सारे मर्द जात चिल आदमी है सब। तो अब क्या ही करें। इक्वालिटी है भाई, सब इक्वालिटी है। हमारा जो एकदम इक्वल वोक जो परफेक्ट जस्टिस सिस्टम है, जुडिशरी है, अब उसी का नंगा नाच हम देख रहे हैं। बुरा लगता है जब पति पत्नी ये सब, मतलब क्या करें, पति पत्नी का रिश्ता है उसमें इस टाइप के चीज़ें घुस जाते हैं। जब बिजनेस टाइप का हो जाता है, जब शादी करो फिर एलिमनी लो और निकल लो, और कुछ नहीं है। मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, अगर वाइफ वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, सही एक काम है, हस्बैंड एक सही एक काम है, तो फिर एलिमनी किस बात का। मतलब फिर एलिमनी का तो कोई रोल भी नहीं रहता। अब लड़के जो लड़की होते हैं, जो गर्ल्स होते हैं आजकल, वो दहेज दहेज का जो रोना लगा रखा है। आर रोना नहीं है, सिर्फ रोना है। तो सिंपल सा बात है, दहेज है, मैं ये नहीं कह रहा कि दहेज, अरे दहेज एकदम ही चला गया है। लेकिन दहेज का जो, वाह क्या जो दहेज का जो सीन है अभी इंडिया में बहुत कम है, बहुत कम है। कोई गांव में या कहीं अंदर चले जाओ, बिहार फिर वहीं पे मिलेगा। मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, इस जगह पे तो दहेज का कोई नामो निशान ही नहीं है, निशानी नहीं है। फिर भी अगर मिल जाए तो एक दो केस, फिर भी पुलिस केस हो जाता है, तो उस फैमिली के ऊपर पुलिस केस हो जाता है, तो वो जेल चला जाता है। यही सब है। तो दहेज का तो कोई सीन है नहीं, लेकिन ये जो एलिमनी का सीन है, और ये एलिमनी से जो एक बिजनेस टाइप का जो सीन क्रिएट हो रहा है, ये गलत है, बेसिकली गलत है। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं फॉर इट्स माय मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक। ये गलत नहीं है, ये सही है, सही है। हम आदमी है, मतलब हम लड़के हैं, तो ये सही है। आई एम सॉरी टू इंडियन जुडिशरी, आई एम सॉरी। लेट्स सी। अतुल श्रीवास्तव। दोस्तों, बेंगलुरु में जॉब करने वाले 34 साल के अतुल सुभाष के केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मुझे याद नहीं आता लास्ट टाइम किसी एक मामले पर लोगों को इतना गुस्सा और लोगों का इतना इमोशन एक साथ मैंने कब देखा था। पूरे सोशल मीडिया पर इस मामले पर ओपिनियन और इमोशन की बाढ़ है। मरने से पहले अपने कई पन्नों के नोट में अतुल ने जो लिखा है उसे पढ़कर आपका कलेजा फट जाता है। उसकी वाइफ और घर वालों के बारे में पढ़कर आप यही सोच सकते हैं कि कोई इंसान इतना घिनौना और लालची कैसे। मैंने तो पढ़ा ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मैंने ये इंस्टाग्राम सब जगह तो वायरल है ही, मैंने देखा है, लेकिन वीडियो आया है, लेकिन मैंने वो स्किप कर दिया, नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरा दिमाग ठीक नहीं है। मतलब ठीक रखना ज़रूरी है। गुस्सा आ जाता है, बहुत कुछ होता है दिमाग में, कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, फिर ये सब दिमाग में चलता रहता है। तो ठीक है, शादी नहीं करो, जिंदा रहो, अच्छा है। बेचारा अतुल। हो सकता है। इस लेटर में अतुल ने अपने 4 साल के बेटे के लिए जो बातें लिखी हैं दोस्तों, उसे लिटरली पढ़कर आप परेशान हो जाते डोंट हैं ट्रस्ट और द बार बार सिस्टम। यही ख्याल आता है कि काश अतुल के इस दुख का पहले पता होता तो कोई कुछ कर पाता, अतुल को इस दुनिया से जाने से रोक पाता, उन्हें उनके बेटे से मिलवा पाता। लेकिन ये सारी बातें अब सिर्फ काश ही होकर रह गई। नहीं तो अगर अतुल जिंदा होते और अतुल कहते कि ये सब है, तो हम ही कहते, मतलब लड़के ही कहते, जो देश के लड़के हैं, जो इक्वलिटी में बिलीव करते हैं या फिर जस्टिस है, वही कहते कि तुम गलत हो, तुम ही गलत हो। अगर तुम्हारे पास एक लंड है तो तुम गलत हो, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आजकल तो दूसरों के पास भी हो सकता है, तो आजकल का बहुत ही गंदा सीन हो चुका है। ट्रांस ये सब गंदा नहीं है, गंदा नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। अब मैंने भावनाओं में बह जा रहा हूँ, तो इसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन अगर तुम एक लड़का हो, अब प्रॉपर प्रॉपर एक लड़का हो, तो तुम गलत हो, बेसिकली यू आर द रॉन्ग। मतलब ठप्पा लग जाता है कि तुम ही गलत हो। इससे कुछ साबित हो या ना हो, वो बात की बात है। इंडियन जुडिशरी है, इंडियन जस्टिस सिस्टम है। 15-20 साल बाद अगर पता चले कि तुम गलत नहीं हो, तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, 1 लाख रुपए दे दिया जाएगा। अगर तुम्हें किस्मत अच्छा हो, एक मिठाई का डब्बा दे दिया जाएगा, बस। तुम भी खुश, हम भी खुश, सब खुश, टू 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 टू।
वेल मैं ये नहीं चाहता कि इस वीडियो को हम सिर्फ एक इमोशनल अपील बनाकर छोड़ दें। मेरी कोशिश है कि अतुल ने अगर अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस दिया है तो उसे हम वेस्ट न जाने दें, ताकि उन जैसे और केस न हो पाए। तो इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं कि अतुल सुभाष के केस में क्या गलत हुआ और क्या कुछ ठीक किया जा सकता था, एक बार पहले ये जान लें कि मामला क्या है। बेचारा अतुल मर गया। आपको बता दें, मूल रूप से बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष बेंगलुरु में एज एन एआई इंजीनियर जॉब कर रहे थे। खुद अतुल ने अपने आखिरी नोट में बताया कि उन्होंने 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद निकिता सिंघानिया से शादी की थी। शादी के अगले ही साल 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ। अतुल ने अपने नोट में लिखा है कि उनकी पत्नी हर पूजा या शादी पर 6 साड़ियां और एक गोल्ड सेट की डिमांड करती थी। इन सालों में उन्होंने अपने ससुराल वालों को भी उनके बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए से ऊपर दिए थे। अतुल ने कहा कि मेरी वाइफ और उनके घर वालों की पैसे की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। 2021 में जब उन लोगों को पैसे देने मैंने बंद किए तो मेरी पत्नी हमारे 1.5 साल के बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई। अतुल ने इसके बाद जब अपनी पत्नी से तलाक मांगा तो उसकी वाइफ ने दहेज समेत अलग अलग सेक्शन में अतुल पर 9 केस दर्ज करा दिए। अतुल की वाइफ ने जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए सारे केस यूपी के जौनपुर में दर्ज करा दिए, जबकि वो खुद भी जौनपुर में नहीं रहती थी। अतुल को पिछले 2 सालों में 50 बार से ज्यादा बार जौनपुर आना पड़ा। पहले उनकी पत्नी ने अतुल से उनके बच्चे के लिए 40,000 के मेंटेनेंस की डिमांड की और अपने लिए 1 करोड़ रुपए हर्जाना मांगा। जब अतुल 40,000 देने के लिए रेडी हो गए तो अतुल की बीवी ने हर्जाने की रकम बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी। मतलब पूरा का पूरा जिंदगी खत्म कर दी इस लड़की ने। पूरा का पूरा, सिर्फ इस लड़की नहीं, पूरा फैमिली मिलके इस बंदे का जिंदगी खत्म कर दी। मेरे दिमाग में जो है मैं वो नहीं कहूँगा, मतलब सूटेबल नहीं है, मैं कहना भी नहीं चाहता। अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम थोड़ा बहुत वेब सर्च करते हो, तुम ये वो पता है तो तुम समझ जाओगे। अगर नहीं समझ रहे हो तो शादी मत करो। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, तो तुम्हें ये सोच मतलब ठान लेना है कि तुम्हें शादी नहीं करनी है। मत करो, मत करो। आई एम टेलिंग यू, टू नॉट मैरी। भाड़ में जाए पॉपुलेशन, भाड़ में जाए फर्टिलिटी रेट, भाड़ में जाए सब कुछ। तुम्हें अगर अपने फैमिली को, अपने माता पिता को और आप खुद को प्यारे हो तो मत करो। अनलेस और अनटिल 10-11 साल का कोई प्यार है तो फिर कर लो। अतुल ने इस बात की शिकायत जब जज से की तो जज ने उल्टा अतुल को कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तभी तो वो मांग रही है। मगर अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अतुल ने कोर्ट में जज को जब ये बताया, मेरा एक बात है, अगर मेरे पास 6 करोड़ भी है तब भी मैं क्यों दूं? नहीं, क्यों दूंगा मैं? कि एनसीआरबी का डेटा बताता है कि दहेज के झूठे केसों के चलते कितने ही मर्द हर साल सुसाइड करते हैं। तो अतुल की बीवी या सास ने कहा कि ऐसा है तो तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते। आखिरी सुनवाई के वक्त जब अतुल जौनपुर गए तो उन्हें देखकर उनकी सास ने कहा कि अरे तुम अभी जिंदा कैसे हो, हमें तो लगा कि तुमने सुसाइड कर ली होगी। इस पर अतुल सुभाष का जवाब था कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। इस पर अतुल की सास ने कहा कि वो तो फिर भी चलेगी, तुम मर गए तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बीवी के नाम हो जाएगी, तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी बीवी के ही नाम होगी, तुम्हारा खानदान सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटेगा। अतुल ने जज पर भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने भी मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी और जब मैंने वो पैसे नहीं दिए तो उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। अपनी वाइफ के इसी टॉर्चर, पुलिस की मिली भगत और एक कथित करप्ट जज के चलते अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर की रात अपनी जान दे दी। अपनी जान देने से पहले उन्होंने 40 पन्नों का एक नोट लिखा और 1-1.5 घंटे का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। अतुल इस सिस्टम से इतने नाराज थे कि उन्होंने अपने नोट में यह तक लिख दिया कि मेरी अस्थियों को तब तक ना बहाया जाए जब तक कि मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, और अगर मुझे इंसाफ न मिल सके तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। कई पन्नों के अपने आखिरी नोट में अतुल ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसे पढ़कर आपका कलेजा फट जाएगा। क्या आप उस इंसान के दर्द का अंदाजा भी लगा सकते हैं जिसने अपनी बीवी और उसकी फैमिली को खुश करने के लिए सब कुछ किया, अपने साले तक के काम में मदद करी, अपने ससुराल को लाखों रुपए दिए, पत्नी की हर खुशी का ख्याल रखा। उस शरीफ आदमी को इतना मजबूर कर दिया गया कि उसने परेशान होकर अपनी ही जान दे दी। उसे 2 सालों से अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया गया, उसके माँ बाप पर झूठे केस किए गए, वो भी तब जब आपने अपनी बीवी के लिए हर वो पॉसिबल चीज की जो आप कर सकते थे। मैं मानता हूं कि इस देश में औरतों के हक के लिए जो कानून बने हैं उसका अपना इतिहास है, उसकी जरूरत भी है, लेकिन क्वेश्चन ये है, सवाल ये है दोस्तों कि इन्हीं कानूनों का फायदा उठाकर कई महिलाएं सीधे साधे मर्दों को फंसा देती हैं, उन्हें अपनी जान देने के लिए मजबूर कर देती हैं। उन महिलाओं का क्या जिन मामलों में औरतें ये साबित नहीं कर पाती कि सच में उनके पति ने उनसे दहेज मांगा था या नहीं, तो क्या उन मामलों में औरतों को भी कभी सजा होती है? ना, बिल्कुल नहीं होती। ऐसे मामलों में आखिर ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है जो ये तय कर सके कि बच्चों के मेंटेनेंस के लिए या कानून आ जाएगा। एक चीज नोटिस करना, ये दुनिया में अगर अमेरिका एक छोटा सा
तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। अमेरिका को कितने देश प्यार करते हैं, प्यार से देखते हैं, कितने देश है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूरोप के कुछ होंगे, नॉर्थ अमेरिका के कुछ होंगे, कनाडा कनाडा तो अभी एनीवेज अगर देखोगे तो एट मैक्स 20-30 कंट्री मिलेगी, एट मैक्स मैं कह रहा हूँ। लेकिन दुनिया मानता है अमेरिका को। क्यों? क्यों मानता है? मतलब मानने का तो कुछ है नहीं, क्यों मानता है? पावर, रॉनेस, रॉ डॉगिंग जो करता है अमेरिका, उसे मानता है दुनिया। ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन मतलब लॉ ऑर्डर जुडिशरी सब सही हो जाएगा। कैसे होगा मैं नहीं कहूँगा, वो मैंने कहा ना मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। सही हो जाएगा। वो जो कहते हैं ना, मतलब झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। तो जो झुकाने वाले हैं वही, अब क्या कहें। मुझे वही शादी वादी नहीं करनी है, माफ़ कर दो। अगर मैं शादी करूँगा तो मैं सिंपली साइन करवा लूँगा पहले ही कि नो एलिमनी नो दहेज, पूरा साइन करा के बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा साला पहले से। अपने हट जाने के लिए औरतें कितना पैसा मांग सकती हैं? अतुल के केस में ही ये कैसे डिसाइड हो गया कि निकिता को अपने 2 साल के बच्चे की परवरिश के लिए 40,000 रुपए महीना चाहिए? आखिर उसने कैसे तलाक के बदले 1 करोड़ के बजाय सीधे 3 करोड़ रुपए मांग लिए? ये तो दहेज कानूनों की आड़ में मर्दों के साथ लूटपाट है, डे लाइट रॉबरी। आखिर क्या रीजन है कि ऐसे केसेस में बच्चों की जॉइंट कस्टडी नहीं दी जाती? क्यों बाप को तरसाया जाता है? वो बेचारे तो अपने बच्चों का मुंह तक नहीं देख पाते। वेल, मैं साफ कह दूं कि जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं तो मैं कोई 498 या दहेज प्रताड़ना के लिए बने कानूनों के अगेंस्ट नहीं हूं। हर साल सिर्फ दहेज के मामलों में परेशान होकर 8,500 महिलाएं अपनी जान दे देती हैं। ये नंबर ही बताने के लिए काफी है कि ये लॉ कितना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम वहां है जहां शहरी इलाकों में कुछ औरतें इस कानून को हथियार बनाकर मर्दों को ब्लैकमेल करती हैं, उनसे पैसे ऐंठती हैं, उनके माँ बाप को जेल भिजवा देती हैं और आदमियों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। आखिर क्यों मर्दों के हैरेसमेंट के लिए कोई कानून नहीं है? सवाल यही है। मैं कहता हूं साल में ऐसे 1,000 केस भी क्यों ना आते हो, लेकिन कोई कानून तो होना चाहिए जिसका सहारा लेकर आदमी भी मर्द भी अदालत में जा सके, अपनी बात रख सके। आज हम एक अतुल सुभाष की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने ही मामले हर रोज अखबारों के 8-9 पन्ने पर छपकर खत्म हो जाते हैं और किसी को हवा तक नहीं लगती। कुछ दिन पहले इसी तरह के एक मामले में सब इंस्पेक्टर हरीश ने अपनी जान दे दी। इसी तरह प्रोफेसर दीपांशु का मामला है, वो भी 1.5 साल से अपने बच्चे से नहीं मिले थे। इसी तरह के केस में मुंबई के संदीप पासवान ने भी अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी। उनकी मंगेतर और उनकी फैमिली उन्हें लगातार टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने भी अपनी जान देने से पहले 20 पेज का एक नोट लिखा था और 20 मिनट का एक वीडियो बनाकर दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसी तरह का केस तमिलनाडु के वास्को अनिल का भी है, जिन्होंने शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही अपनी जान दी थी। उनकी अपनी बीवी से जरा सी कोई बात हुई थी, जिसके बाद उसके ससुराल वाले लगातार उन्हें जेल भिजवाने की बात कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। वास्को के ससुर यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। वास्को की मौत के 1.5 साल बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, लेकिन उनकी पत्नी ने जरूर वास्को के माँ बाप पर केस करवा दिया। आप उन माँ बाप की हालत के बारे में सोच सकते हैं, जिन्होंने पहले अपना बेटा खोया और अब वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। मैं पूछता हूं, अगर कानून की नजर में सब बराबर हैं, तो ऐसे झूठे केसों से खुद को बचाने के लिए मर्दों के पास क्या मेरा लौड़ा बराबर है कानून के आंखों में, मेरा लौड़ा ऑप्शन है? ऐसे मामलों में कानून उनकी क्या मदद करता है? जवाब है कुछ नहीं। और आपको पता है ऐसे मामलों में एक सबसे खतरनाक ट्रेंड क्या है? कई औरतें जिनका शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, जब उनके पतियों को इस बात का पता लगता है और वो ऑब्जेक्शन करते हैं, तो ऐसी औरतें सीधे सीधे अपने हस्बैंड को धमकी देती हैं कि यही रिसेंट हुआ ना, वो लेटेंट वाला कुछ प्रियंका हल्दर क्या था, वो आ गया था। कमाल है भाई, कमाल है। अगर तुमने इस मामले को ज्यादा उछाला या किसी को बताया तो मैं तुम्हारे खिलाफ 498 का केस करवा दूंगी। दीपिका नारायण भारद्वाज डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं और उनकी संस्था ऐसे मर्दों के हक के लिए लड़ाई लड़ती है। दीपिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि अतुल के थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई तो है, कुछ तो है, कोई तो है, कुछ एक पूरे अंधेरे में एक भी अगर किरण है तो उसके लिए मैं थैंक यू, मेरे दिल से थैंक यू। इसके बाद उनके पास अब तक ऐसे हजारों मैसेजेस आ चुके हैं। ऐसे एक मैसेज में एक आदमी ने लिखा है कि मेरी वाइफ का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और उसके साथ मेरी वाइफ के फिजिकल रिलेशन भी थे। एक बार मैंने मेरी वाइफ को उस आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने जब ये बात वाइफ के घर वालों को बताई तो उन्होंने लिटरली मुझसे भीख मांगी कि मैं उसे माफ कर दूं। उस आदमी ने कहा कि मेरी फैमिली की भी रेपुटेशन का सवाल था, तो मैंने उसे माफ कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने मेरी वाइफ को फिर से उस आदमी के साथ पकड़ लिया। इस बार जब मैंने उनकी फैमिली से शिकायत की तो मेरे ससुर जी ने कहा कि फिर क्या हो गया,
एडजस्ट कर लो। इसके बाद मैं तलाक लेने कोर्ट गया तो मेरी वाइफ ने मुझ पर 9 झूठे केस करवा दिए और आज मेरी जिंदगी नर्क हो रखी है। अब क्या कोई कानून का एक्सपर्ट मुझे बताएगा कि ऐसे मामलों में एक मर्द करे तो करे क्या? एक तो उसके साथ धोखा हो रहा है, उसका भरोसा तोड़ा गया और सामने वाले ने जब इसकी शिकायत करी तो उल्टा उस पर ही केस कर दिया गया। मतलब जैसे लॉज हैं उसमें आदमी अपनी बीवी का धोखा भी सहे और उस पर ऑब्जेक्ट करे तो उल्टा उस पर ही केस कर दिया जाए। ये किस तरह की सोसाइटी बना रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि औरतें धोखा देती हैं तो आदमी नहीं देते, आदमी उससे कहीं ज्यादा देते हैं। औरतें अगर दहेज के झूठे मामले दर्ज करवाती हैं तो औरतों के साथ दहेज के लिए होने वाले सच्चे मामले भी लाखों में हैं और ऐसे ही मामलों में औरतों को ताकत देने के लिए 498 जैसे कानून भी बने हैं। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि अगर औरत भी आदमी की तरह चालाक है, धोखेबाज है, लालची है तो ऐसे मामलों में यही कानून आदमी को यानी मर्द को क्या ताकत देता है? इसका जवाब है कुछ नहीं। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम औरतों के साथ जुड़े किसी एक मुद्दे की बात करते हैं तो हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि मर्द भी तो विक्टिम हो सकता है। जैसे कुछ साल पहले जब पूरी दुनिया में मी टू मूवमेंट चला तो दुनिया भर के मर्दों को नेम शेम किया गया। सालों बाद औरतों ने आगे आकर बताया कि कैसे कैसे किस किस आदमी ने उन्हें कब कब टॉर्चर किया, उसका शारीरिक शोषण किया। मुझे लगता है कि ये मूवमेंट सही था। इससे बहुत सारे मर्दों के मन में डर भी आया कि हमने भी कोई गलती की तो हमारी भी ऐसे ही बदनामी हो सकती है। लेकिन मेरा एक सवाल है दोस्तों, अगर कुछ औरतों को आगे बढ़ाने के लिए मर्दों ने उनसे कुछ फेवर मांगे और कुछ औरतों ने ऐसा करने से मना कर दिया, अगर ये एक रियलिटी है तो एक रियलिटी ये भी है कि न जाने ऐसी कितनी महिलाएं भी हैं जो अपने औरत होने का फायदा उठाकर दफ्तरों में, ऑर्गेनाइजेशंस में आगे बढ़ जाती हैं। क्या आपके ऑफिस में ऐसी कोई लड़की नहीं है? और क्या इन लोगों की वजह से जेन्युइन एम्प्लॉइज को नुकसान नहीं होता? फिर चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की क्यों ना हो। अब आपके सामने कोई अगर सबूत के साथ ये कह भी दे कि फला लड़की इस तरीके से आगे बढ़ी है, उसने मेरा ये नुकसान किया है, तो क्या आप उस मर्द की बात सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। सच तो यह है कि बात कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, उल्टा उस मर्द को यह कह दिया जाएगा कि तुम एक औरत की ग्रोथ से जलते हो, तुम झूठे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक सेंसिटिव मामला है, लेकिन क्या वजह है कि हम दूसरी तरफ भी कुछ गलत हो सकता है इस बारे में सोचने के लिए तैयार ही नहीं होते। और कोई भी सोसाइटी जब एक तरफा नैरेटिव बनाता है तो वो एक साइड को पूरी तरह से विलन और दूसरे को पूरी तरह से विक्टिम बना देता है। जैसे ब्राह्मणों ने अगर एक वक्त कुछ जातियों पर जुल्म किए तो कुछ लोगों ने आज तक पूरी ब्राह्मण जाति को ऑपरेसर बना रखा है। अगर पेट्रियार्कल सोसाइटी में मर्दों ने सालों तक औरतों पर जुल्म किए, उन जुल्मों से बचाने के लिए हमने औरतों के लिए कुछ कानून बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उल्टा नहीं हो सकता, मर्द भी विक्टिम हो सकता है। हेलो, हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का एक मशहूर नॉवेल है कर्मभूमि। कर्मभूमि में एक जगह प्रेमचंद जी अपने कैरेक्टर से कहलवाते हैं कि आप लोग कहते हैं कि महिला, दलित, भूमिहीन ये सब प्रताड़ित होते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अगर इन सबको कल को वैसी ही ताकत मिल जाए तो ये सब भी वैसा ही शोषण नहीं करने लगेंगे जैसा इनका होता है? मतलब बुराई आदमी या औरत, ऊंची जाति या नीची जाति में नहीं है। बुराई उस ताकत में है जो एक इंसान को पैसे या कानून या अपनी जाति धर्म से मिलती है। अब ये उस आदमी पर डिपेंड करता है कि वो उस ताकत का कैसे इस्तेमाल करता है। दहेज विरोधी कानूनों ने जहां लाखों करोड़ों औरतों को ताकत दी है, तो यह भी सच है कि इन्हीं कानूनों की ताकत का इस्तेमाल करके लाखों मर्दों का भी वैसे ही शोषण हो रहा है जैसा औरतों का होता आया है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल होने से रोका जाए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, कानूनों का गलत इस्तेमाल, अगर इंडिया में अभी जॉनी डेप होते तो जॉनी डेप भी सुसाइड ही कर लेते भाई। एम्बर हर्ड उनको मिल भी जाता आधा का आधा। अब क्या होगा इंडियन जुडिशरी लॉ? अब इंडियन जुडिशरी बहुत फ्लॉ है भाई। तुम पोर्शे को ही देख लो, पोर्शे वाला केस, लेटर लिखवा दिया जो कुछ भी चलता है इस देश में। अगर इस देश में तुम्हारे हाथ पावर है तो तुम्हारे हाथ में लॉ, ऑर्डर, कानून सब कुछ है, जुडिशरी, जस्टिस सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास पावर नहीं है, तो तुम घंटा हो। और अगर पावर नहीं है तो तुम्हारे पास होना चाहिए, मतलब तुम लड़की हो तो ही ठीक है। अगर लड़का हो और तुम्हारे पास पावर नहीं है तो तुम शादी मत करो। डू नॉट मैरी। मर्दों को भी कानून की प्रोटेक्शन दी जाए ताकि अतुल सुभाष जैसे भले लोगों को यूं मजबूरी में दुनिया को छोड़कर जाना न पड़े। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप अपने अगल बगल वाला बात कर रहे थे ना? नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझे रहना ही नहीं है, मैं भाई सिंगल आदमी हूँ। मुझे घंटा फर्क पड़ता है किसका क्या जा रहा है, कौन मर रहा है, क्या हो रहा है। इस देश में रहना है तो तुम्हें इग्नोरेंस से ब्लिस टाइप के आदमी बन के ही रहना पड़ेगा। अगर तुम ये जो मैं सुन रहा था, मैं इमोशनल हो रहा था बीच बीच में, मेरे दिमाग में बहुत कुछ ख्याल आ रहा था, उल्टा सीधा जो भी ख्याल हो। मैं बस कहा नहीं, मतलब बोला नहीं, क्योंकि सूटेबल नहीं है और नहीं बोलना चाहिए, और इसीलिए मैं शादी भी नहीं करूँगा।
क्योंकि मेरा एक सिंपल सा फंडा है, अगर मैं खत्म हो रहा हूँ मुझे घंटा फर्क पड़ता है फिर किसका क्या चल रहा है। अगर तुम देखो बेसिकली यही है ना कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो, 9-10 साल हो चुके हैं, तुम्हें पता है दोनों का क्या फंडा है, तुम दोनों के फैमिली भी पता है, फिर कर लो शादी। ठीक है, क्योंकि उस पे कुछ चल नहीं जाता। अगर ऐसे मैट्रिमोनियल साइट से तुम प्यार फ्यार चल रहा है और शादी किए, फिर मुश्किल है। तुम्हें पता नहीं होता कि उस साइड क्या है, शादी कर लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आह, लड़कों के लिए तो लौड़ा है ही, वही लेके बैठे रहो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।